दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक कौटिल्य या चाणक्य के बारे में। इसमें हम कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र एवं उनके प्रमुख राजनीतिक विचारों के संबंध में पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के संबंध में। दोस्तों, विद्वानों में कौटिल्य के नाम पर मत भिन्नता है। इनके कई नाम मिलते हैं। कुछ विद्वान इन्हें विष्णुगुप्त, कुछ कौटिल्य और कुछ चाणक्य के नाम से अभिहित करते हैं। कौटिल्य का वास्तविक और पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। इनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में होने से इनको कौटिल्य कहा जाता है। दोस्तों, कौटिल्य ने तत्कालीन महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो इसी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किए। उस समय मगध राज्य प्रमुख केंद्र था राजनीति का, जिस पर नंद वंश के शासकों का शासन था और महापद्म नंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र है और इस ग्रंथ की प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा में अर्थशास्त्र प्रमुख ग्रंथ है। वास्तव में ये उच्च कोटि का ग्रंथ है और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है। वस्तुतः अर्थशास्त्र शासन कला और प्रशासन की व्यवहारिक समस्याओं के साथ राजनीति पर लिखा गया प्रतिनिधि ग्रंथ है। यानी ये ग्रंथ राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित है और अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य में संस्कृत भाषा में की गई है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचनाकाल और इस ग्रंथ के रचयिता के संबंध में भी उसी तरह मतभेद विद्यमान है जिस तरह कौटिल्य या चाणक्य के नाम पर। A.V. कीथ, जॉली और विंटरज जैसे विद्वान अर्थशास्त्र को 3री शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान जैसे डॉक्टर K.P. जायसवाल, फ्लीट, D.R. भंडारकर, स्मिथ आदि अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का दोस्तों जो है राजनीतिक चिंतन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इनके प्रमुख राजनीतिक विचारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में पश्चिमी राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हाब्स के सिद्धांत की तरह समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस संबंध में कौटिल्य ने मनु के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर द्वारा माना था या राज्य को ईश्वर निर्मित संस्था माना था। कौटिल्य ने उस मत को स्वीकार नहीं किया। कौटिल्य ने राज्य को मानवीय प्रयत्नों का परिणाम माना है और उनके अनुसार व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सत्ता को स्वीकार किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य धर्म के माध्यम से जनता के व्यवहार को नियंत्रित करता है और कौटिल्य ने राज्य को धर्म के रूप में माना है। कौटिल्य के अनुसार प्राकृतिक दशा के व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ और काम में सहायता के लिए एक व्यक्ति को राजा चुना और ठीक इसी तरह हाब्स का भी राजा इसी तरह चुना जाता है और राजा इन दायित्वों को पूरा करे। इसके लिए कौटिल्य ने ये माना है कि प्राकृतिक दशा के व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ और काम में सहायता के लिए एक व्यक्ति को राजा चुना और उसमें ये भी शर्त विद्यमान थी कि यदि वह व्यक्ति या राजा इन कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो जनता उसे पदच्युत करके किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त करे। तो इस तरह कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का संबंधी सिद्धांत जो है ये संविदा सिद्धांत पूर्ण रूप से तार्किक है।
प्रोफेसर मधुकर श्याम चतुर्वेदी का मानना है कि कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को और साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य ने राज्य को मानव निर्मित संस्था माना है और राजा की उत्पत्ति या राजा को व्यक्तियों ने धर्म, अर्थ और काम में सहायता करने, या एक तरह से कहा जाए तो जनता ने अपने नैतिक और भौतिक समृद्धि के लिए राजा को चुना था। दोस्तों, कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनु, भीष्म और शुक्र ये सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक 7 अंगों वाले सावयव स्वरूप यानी जीवित शरीर के रूप में कल्पना की है राज्य की। मनु, भीष्म और शुक्र की तरह कौटिल्य ने भी राज्य को 7 प्रकृतियों या अंगों वाला माना है। ये 7 प्रकृतियां या अंग हैं: स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी कौन था? तो स्वामी कौटिल्य ने राजा को जो है राज्य में प्रमुख अंग के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए राजा को स्वामी की संज्ञा दी गई है। स्वामी का अभिप्राय शासन करने वाले या आदेश देने वाले से है और राज्य के कार्यों को संपन्न करने में राजा सक्षम हो, इसलिए कौटिल्य ने उसके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है। आमात्य कौन है? तो कौटिल्य का आमात्य से अभिप्राय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से हैं जो शासन कार्य में राजा को सहायता देते हैं। उन्होंने आमात्य या मंत्री को राज्य का आवश्यक अंग माना है, इसलिए राजा को निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही आमात्य पद पर नियुक्त करने का कौटिल्य ने परामर्श दिया है। राज्य का तीसरा अंग जो है वो जनपद है और कौटिल्य का जनपद से अभिप्राय जनयुक्त भूमि यानी जनता युक्त भूमि से है, जिसे वर्तमान में जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उसको ही जनपद कहा है, जनता युक्त भूमि को। और कौटिल्य का ये मानना है कि राज्य की जनता निष्ठावान, संपन्न, सरल हृदय और स्वाभिमानी होनी चाहिए। साथ ही जनता में शासक के आदेशों के पालन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए। दुर्ग तो आप जानते हैं, प्राचीन काल में दुर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का अत्यंत आवश्यक अंग माना है और राजा को राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि दुर्ग राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति का प्रतीक होते हैं। कौटिल्य का कहना है कि राजा को राज्य के चारों ओर उपयुक्त स्थानों पर दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। दुर्ग मजबूत होने चाहिए और कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं: औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। इसके अलावा 5वां जो अंग है वो कोश है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार कोश का सर्वाधिक महत्व है। राज्य के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोश यानी धन बहुत जरूरी है। राज्य के पास पर्याप्त कोश हो और उसके आय के स्रोत अस्थायी होने चाहिए। राजा को अपने कोश में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। दंड, तो दंड का क्या अभिप्राय है? कौटिल्य ने प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए दंड या सेना को राज्य का आवश्यक अंग मानते हुए उसको विशेष महत्व दिया है। इस कार्य के लिए कौटिल्य के अनुसार व्यक्तियों में शौर्य गुणों का परीक्षण करने के बाद ही, यानी सैनिकों के रूप में नियुक्ति उनके साहस और शौर्य का परीक्षण करने के बाद होनी चाहिए। राज्य का 7वां अंग मित्र है। कौटिल्य ने मित्र यानी दोस्त को राज्य का आवश्यक अंग माना है। उनका कहना है कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकें। इसके अलावा यदि राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर राज्य अपनी सुरक्षा के प्रति एक प्रकार से आश्वस्त रहता है, इसीलिए राजा या राज्य का आवश्यक अंग मित्र है। मित्र राज्य की सुरक्षा के लिए, शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। स्वामी के बारे में अलग से जो है कौटिल्य ने विचार दिया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। कौटिल्य राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च अंग मानता है
और राज्य का सर्वोच्च या राज्य का केंद्र बिंदु राजा है। कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसका मानना है कि शासन व्यवस्था की सफलता राजा की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करती है। इसलिए कौटिल्य के स्वयं के शब्दों में यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से जनता भी समृद्ध होती है और राजा को जो शील हो वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और परिश्रमी होता है तो प्रजा में वही गुण आ जाते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की सफलता बहुत कुछ राजा की योग्यता पर निर्भर करती है। वास्तव में राजा एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। कौटिल्य एक आदर्श राजा में कुछ गुण की बात करते हैं, जैसे उसे उच्च कुल का होना चाहिए, उसमें शक्ति और दैवी बुद्धि हो, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, परस्पर विरोधी बात न करने वाला हो, कृतज्ञ हो, उसका सदैव लक्ष्य ऊंचा हो, उत्साही हो और अन्य राजाओं को वश में करने वाला हो और वह नियंत्रणों का सदैव पालन करने वाला हो। राजा का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो उसने राजा के गुणों या उसके कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। सबसे पहले वो कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए और प्रजा की रक्षा राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। दोस्तों, कौटिल्य का मानना है कि राजा के अभाव में जनता में सदैव असुरक्षा की भावना रहती है और मन में अशांति रहती है। राजा का कर्तव्य है कि आंतरिक और बाह्य संकटों से जनता की रक्षा करे। इसके अलावा राजा आर्थिक कार्य भी करता है ताकि राज्य में समृद्धि हो, जनता सुखी हो। इसके लिए राज्य से ये आशा की जाती है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से संचालित और नियंत्रित किया जाए जिससे जनता के समस्त आर्थिक हितों की पूर्ति हो। सामाजिक कार्यों में कौटिल्य ने राज्य का ये दायित्व माना है कि वह सामाजिक कार्यों का निर्वाह करे। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था वेदों और अन्य शास्त्रों में उल्लिखित वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुकूल हो। इसके अलावा कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य या जनहितकारी राज्य स्थापित करने पर बल दिया है और ये कहा है कि राज्य को जनहित के कार्य करने चाहिए और राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों में कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, अनाथों और बालकों की हर प्रकार से सहायता करने को शामिल किया है। न्यायिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और न्याय जो है राज्य का आवश्यक कर्तव्य है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति न्याय की स्थापना के लिए हुई है और अरस्तु की तरह कौटिल्य ने भी न्याय के दो रूप वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय माना है। इसके अलावा विदेश संबंध या परराष्ट्र का संचालन, तो राज्य के मुख्य दायित्वों में से एक दायित्व परराष्ट्र या विदेश संबंधों का सफल संचालन है। यदि राजा इस ओर ध्यान नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा, प्रजा और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। राज्य इस तरह से शांति व्यवस्था और युद्ध का निर्णय जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करे। मंत्रिपरिषद, दोस्तों कौटिल्य ने राजा से ये अपेक्षा की है कि वह राज्य के समस्त कार्यों को मंत्रिपरिषद के परामर्श से संपन्न करे। इसलिए अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को राजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। शासन शक्ति को कौटिल्य ने संस्थागत शक्ति स्वीकार किया है और उसने मंत्रिपरिषद को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया माना है। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भी कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में विस्तार से बताया है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है कौटिल्य के अनुसार ये राजा को परामर्श देने के लिए आवश्यक संस्था है। मंत्रिपरिषद का गठन करते समय राजा को चाहिए कि वह निष्कलंक, सभी प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं वाले व्यक्तियों को नियुक्ति करे और इस संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में कहा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक, बौद्धिक चतुराई, उचित निर्णय, दायित्व और उच्च भावना, लोकप्रियता आदि एक मंत्री की आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। ये आज की भी आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा हो नहीं रहा है। और जब हम पुराने राजाओं के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तब भी कहा जाए तो जो निष्कलंक, बौद्धिक चतुराई, उचित निर्णय, दायित्व की भावना, लोकप्रियता, ये एक मंत्री की आवश्यक विशेषताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। तब भी वैसा नहीं था और हमें कई प्रसंग ऐसे देखने को मिलते हैं जहां मंत्रियों ने अपने निजी स्वार्थ और हित के लिए कार्य किया है और शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया, न कि लोकहित को।
कौटिल्य ने मंत्रियों की उनकी योग्यताओं के आधार पर उत्तम, मध्यम और क्षुद्र आदि 3 श्रेणियों में बांटा है। जो व्यक्ति मंत्रियों के लिए निर्धारित योग्यताएं रखता हो उसे मध्यम मंत्री, जो मात्र आधी योग्यताओं को पूरा करता हो उसे क्षुद्र मंत्री कहा गया है। इसके अलावा कौटिल्य ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य पर बल दिया है, वो है मंत्रणा या परामर्श की गोपनीयता। कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक माना है, इसलिए मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान और समय का चयन महत्वपूर्ण है। साथ ही कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रणा का कार्य पूर्णतया चले, इसके लिए राजा को पूर्ण सतर्क रहना होगा और मंत्रियों पर भी निगाह रखनी होगी। न्यायिक व्यवस्था तथा कानून के संबंध में कौटिल्य ने न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण माना है और ये कहा है कि जिस राज्य में प्रजा को न्याय नहीं मिलता वो राज्य शीघ्र समाप्त हो सकता है या शीघ्र समाप्त हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में स्वीकार किया है और जिस तरह से राजा जो है राज्य का केंद्र बिंदु होता है, इसी तरह वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। न्यायालय तो कौटिल्य ने व्यवस्थित न्यायालयों को महत्वपूर्ण माना है। ये न्यायालय प्रजा के अधिकारों की रक्षा, अपराधियों को उपयुक्त दंड और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। न्यायालयों में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इसमें धर्मस्थी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। तो ये न्यायालय क्या हैं आप देखिए। धर्मस्थी या धर्मस्थली न्यायालय, इनके क्षेत्राधिकार में सभी प्रकार के दीवानी मामले आते हैं, जैसे संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, ऋण, साझेदारी, संविदा, मजदूरी, कृषि भूमि संबंधी विवाद, व्यवस्थापिक मामले, जुआ, धोखा, डकैती आदि के विषय। इसी तरह कंटक शोधन न्यायालय, इनके क्षेत्राधिकार में सभी फौजदारी मामले आते हैं। कंटक शोधन न्यायालयों का कार्य राज्य तथा राजा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में विचार करना है। विधि तो दोस्तों कौटिल्य ने कानून की महत्ता को स्थापित किया है। कौटिल्य ने कानून के कई स्रोत माने हैं, इसमें धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय प्रमुख हैं कानून के स्रोतों में। इसके अलावा राजा के आदेश को भी कानून का स्रोत माना जा सकता है। कौटिल्य ने कहा है कि धर्म कानून, प्रथागत कानून और व्यवहारिक कानून में यदि कोई विवाद है तो राजा को धार्मिक कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए। और आप जान लीजिए कि प्राचीन समय में धर्म की जो प्रधानता थी, उसी के अनुसार सारे नियम और कानून उससे संचालित होते थे या उसके प्रभाव में रहते थे। इसीलिए आप जान लीजिए कौटिल्य जो है धर्म के कानूनों को या धार्मिक कानून को प्राथमिकता देने की बात करता है। हालांकि उसने लौकिक नियमों पर विशेष बल दिया है। कौटिल्य की परराष्ट्र नीति या वैदेशिक नीति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इटली के महान विचारक मैकियावेली को आप जानते हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथ द प्रिंस, तो उसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है उसी के लेवल का। और जिस तरह द प्रिंस में राजा को सुझाव दिए गए हैं, उसी तरह अर्थशास्त्र में राजा के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। कौटिल्य ने राज्य की आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था के साथ वैदेशिक संबंधों के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला है और अर्थशास्त्र में इसका विशेष वर्णन है और इसको दोस्तों परराष्ट्र नीति या विदेश नीति के रूप में जाना जा सकता है। कौटिल्य के परराष्ट्र नीति या वैदेशिक नीति के विचारों को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उपाय, दूसरा मंडल सिद्धांत, तीसरा साठगुणीय नीति और चौथा कूटनीति। उपाय क्या है? तो कौटिल्य राज्य के समक्ष अंतर राज्य संबंधों में एक दूसरे के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्य प्रारूप साम, दाम, भेद और दंड प्रस्तुत करते हैं। मंडल सिद्धांत क्या है? तो कौटिल्य ने इस सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के व्यवहार में काम आने वाली नीतियों का विवेचन किया है। जैसा कि विश्व का शाश्वत नियम है कि शक्तिशाली राज्य सदैव दुर्बल राज्य को दबाता है, इसलिए युद्ध स्वाभाविक है। युद्ध कैसे संचालित हो, राज्य की सुरक्षा कैसे हो, एक राज्य के पड़ोसी अपने आपसी संबंध कैसे स्थापित करें, इसके लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के 72 प्रकृतियों का वर्णन किया है। इसके केंद्र बिंदु को इन्होंने बीजगुयशु कहा है।
कौटिल्य की मानता है कि एक राज्य का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु राज्य होता है। इसके अनुसार विजिगीष राजा के राज्य से जिस राजा की सीमा मिलती है उसे अरि कहा जाता है। इस तरह मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र राजा होता है। और विजिगीष के अग्रभाग की तरह पृष्ठ भाग में भी मित्र और शत्रु राजाओं की परंपरा है। उसे पाषाणिग्राह, आक्रांदा, पाषाणिग्राहसार और आक्रांदासार आदि राजा कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मध्यम और उदासीन राज्य भी होते हैं। मध्यम राज्य ऐसा होता है जिसका प्रदेश विजिगीष और आर्य राज्य की सीमा से मिलता है। उदासीन राज्य वह होता है जिसका प्रदेश विजिगीष आदि मध्यम राज्यों की सीमा से मिलता है। इस तरह यह 12 राज्यों के समूह को मंडल कहते हैं। मंडल सिद्धांत की मूल मान्यता शक्ति है जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार है। एक तरह से कहा जाए कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है, जो प्राचीन यथार्थवादी विचारक मार्गेन थाऊ, तो उसी तरह कौटिल्य का भी वैदेशिक नीति का सिद्धांत है। षाडगुण्य नीति, तो कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र में परराष्ट्र नीति के संचालक के लिए राजा को षाडगुण्य नीति या जिसको विदेश नीति कहा जाए उसका अनुसरण करने का परामर्श दिया है। कौटिल्य के अनुसार षाडगुण्य नीति के 6 प्रमुख पक्ष हैं। इस नीति को राज्य का मूल मंत्र माना जा सकता है। उन्होंने राजा को परामर्श दिया है कि राजा को अपनी क्षमता के अनुसार इन तत्वों में से जिसे उपयुक्त समझे उसे व्यवहार में लाए। ये हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। चौथा कूटनीति है। इसके अतिरिक्त परराष्ट्र नीति के सफल संचालन के लिए कौटिल्य ने कुछ अन्य उपायों का भी विधान वर्णन किया है। ये आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कौटिल्य ने जो है कूटनीति जो है परराष्ट्र नीति के सफल संचालन के लिए कूटनीति महत्वपूर्ण है। इसमें साम, दान, दंड भेद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूत व्यवस्था क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जान लीजिए दूत व्यवस्था। तो दूत व्यवस्था में कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। उन्होंने दूतों की नियुक्ति, कार्य विशेषाधिकार, उन्मुक्तियों आदि का विस्तृत वर्णन किया है। और कौटिल्य ने राजा को ये परामर्श दिया है कि दूत की नियुक्ति करते समय सतर्कता बरतें, उस व्यक्ति की योग्यता निष्ठा का पता लगा लें और मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात ही उसे नियुक्त करें, क्योंकि दूत जो है राज्य के कार्यों में, राजा के कार्यों में और राजा के निर्णयों को क्रियान्वित करने में दूत सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अत्यंत संक्षेप में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के अर्थशास्त्र और उनके विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। हमने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी या कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें समाहित किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। आप जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आसानी रहे। साथ ही हमने बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर को समाप्त किया है ताकि आप कम समय में कौटिल्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और विचारों को जान सकें। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।